Hello everyone, a very warm welcome to Study IS. Also good morning everyone. द हिंदू एनालिसिस में 30th ऑफ जून 2022 में आपका स्वागत है. मेरा नाम है तन्वी शर्मा और मैं इस एनालिसिस को आपके लिए कंडक्ट करती हूँ. स्टार्ट करते हैं अपने आज के न्यूज़पेपर को, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात. टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट. अभी ही समय है, अपने प्रेजेंट को ब्यूटीफुल बनाओ, अपने प्रेजेंट में मेहनत करो, जिससे जैसे टाइप का टुमारो आप चाहते हो, अपनी लाइफ में जैसे टाइप की आप डेवलपमेंट चाहते हो, आप उसको अचीव कर पाओ. देखिए, आज सबसे पहले आपको करना है ये क्वेश्चन सॉल्व. नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ट्रिब्यूटरी या ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. और आपको तीन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. पहला है दिबांग, दूसरा है कामिंग एंड तीसरा है लोहित. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ए ऑप्शन है 1 ओनली, बी है 2 एंड 3 ओनली, सी है 1 एंड 3 ओनली एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव. तो इसका आंसर आपको नीचे लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर. जो आंसर होगा उसको हम नीचे पिन कर देंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के न्यूज़पेपर को. देखो, पहले ही पेज पर हमें उद्धव रिजाइंस आफ्टर एससी डिनाइज स्टे ऑन फ्लोर टेस्ट देखने को मिल रहा है. महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं पॉलिटिकल क्राइसिस. ठीक है, अब देखो ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, हमारे लिए इसको अवेयरनेस के तौर पे भी एंड थोड़ा बहुत हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लोर टेस्ट हो गया, उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया. ठीक है, ये सब इससे रिलेटेड हमें पता होने चाहिए एंड वेरियस अदर आर्टिकल्स के थ्रू हमें यही चीज़ें रेपिटेटिवली आती हुई नज़र आई हैं. तो देखो, सबसे पहले तो समझो कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ क्या है. 2019 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर बनी एक कोलिजन गवर्नमेंट. शिवसेना जी की जो सरकार है, ठीक है, वो बनी. ठीक है, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो, फिर एनसीपी एंड कांग्रेस पार्टी ने मिलकर यहाँ पर कोलिजन गवर्नमेंट को फॉर्म किया एंड अराउंड 154 सीट्स ये इन टोटल फॉर्म कर रहे थे. अब देखो, इसी टाइम पर क्या हुआ, टोटल सीट्स थी 288 एंड उसमें से ये इतनी कर रहे थे. एंड इसके अंदर और अदर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी इंक्लूड करे जाते हैं. एंड ओपोजिशन की अगर हम बात करें तो हमें बीजेपी एज सोल ऑपोजिशन देखने को मिली एंड 105 सीट्स बीजेपी के पास थी. अब हुआ क्या इसके अंदर, 2022-2021 के अंदर क्या हुआ, करीबन 21 और लोग जो थे वो क्या हुए, धीरे धीरे आगे मिलते रहे एंड ये जो 154 है ये नंबर रेज होके हो गया और भी ज़्यादा, ये हो गया 175 मेंबर्स. ठीक है, एंड देखो, क्योंकि 288 सीट इन टोटल हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती हैं, तो आप मेजॉरिटी मान सकते हो 145 सीट्स का. ठीक है, एंड यहाँ पर ये उसको क्वालिफाई कर रहे थे, इसलिए इन्होंने एक कोलिजन गवर्नमेंट को फॉर्म किया. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, वो 29 मोर एमएलए के साथ दे वेंट समवेयर. ठीक है, वो मिसिंग हो गए एंड वो उसके बाद सूरत घूमने चले गए, फिर गोवा घूमने चले गए. ठीक है, एंड इन्होंने क्या किया, बेसिकली एक खुद की मेजॉरिटी फॉर्म कर दी है प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर. एंड इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो मेजॉरिटी है वो खतरे में आ गई है. कितनी मेजॉरिटी की ज़रूरत है, 145 सीट्स की ज़रूरत है. एंड अब अराउंड, क्योंकि एमएलए जाते हुए नज़र आ रहे हैं, 138 के अराउंड या उससे भी कम या उससे भी थोड़े ज़्यादा हमें देखने को मिल सकते हैं. एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन की यहाँ तक जो नौबत है वो तक आ गई है. तो यहाँ पर ये हमें मेजर एक सिचुएशन देखने को मिल रही है महाराष्ट्र के अंदर. अब इसी के ऊपर फ्लो टेस्ट की बात करी जा रही थी, डिमांड करी जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि फ्लो टेस्ट को नहीं लाया जाएगा. ठीक है, उन्होंने बोला है कि फ्लो टेस्ट विल प्रिवेंट हॉर्स ट्रेडिंग. अब देखो, इसी से रिलेटेड पॉलिटी के हमें कुछ प्रोविजंस को समझना है. आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है गवर्नर को कि वो समन कर सके, डिसॉल्व कर सके एंड प्रोरोग कर सके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को. 174 2 क्लॉज बी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है गवर्नर को कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली को ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. आर्टिकल 175 क्लॉज 2 के अंदर गवर्नर जो हैं, ही कैन समन द हाउस एंड कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट टू प्रूव वेदर द गवर्नमेंट हैज़ द नंबर्स. अगर देखने को मिल रहा है गवर्नर को कि जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट, उनके पास सफिशेंट नंबर्स नहीं है, उनके पास सफिशेंट मेजॉरिटी नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट के लिए हमें देखने को मिल सकता है कि डेवलपमेंट आगे आए. इसके बारे में आर्टिकल 175 क्लॉज 2 के अंदर बोला गया है. हाउएवर द गवर्नर कैन एक्सरसाइज
दी अबव ओनली एज पर द आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि गवर्नर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब देखो, अगर हाउस सेशन के अंदर है, स्पीकर जो होता है ही कैन कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट, बट अगर असेंबली नहीं है इन सेशन, गवर्नर के पास कहीं ना कहीं ये अधिकार है। अब देखो 2020 के अंदर इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट हमें चीज़ देखने को मिली, शिवराज सिंह चौहान वर्सेस स्पीकर मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये आया था। एंड इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पावर ऑफ द स्पीकर टू कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट इफ देयर इज अ प्राइमा फेसी व्यू दैट द गवर्नर हैज़ लॉस्ट इज मेजॉरिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्पीकर के पास अधिकार है अगर असेंबली सेशन में है कि वो फ्लोर टेस्ट को ला सकते हैं। अब देखो, मेजर रूप में समझते हैं कि ये फ्लोर टेस्ट आता क्यों है, इसका मीनिंग क्या है। फ्लोर टेस्ट एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू टेस्ट किया जाता है प्रेजेंट गवर्नमेंट की मेजॉरिटी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर मेजॉरिटी का ही तो पूरा खेल है, मेजॉरिटी कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है, तो जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाएगी। एंड अगर कोई डाउट होगा अगेंस्ट द सीएम ऑफ द स्टेट, ही और शी कैन बी आस्क्ड टू प्रूव द मेजॉरिटी इन द हाउस, ठीक है। फ्लोर टेस्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट द सीएम में बी आस्क्ड टू मूव अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विन अ मेजॉरिटी, ठीक है, ये इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अगर एब्सेंस ऑफ क्लियर मेजॉरिटी होती है, देयर इज़ मोर देन वन और इंडिविजुअल्स टेकिंग क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है, अगर एक से या एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, उस टाइम पर जो गवर्नर होता है उनके पास अधिकार होता है कि वो एक स्पेशल सेशन को लेकर आए टू सी हु हैज़ द मेजॉरिटी टू फॉर्म दी गवर्नमेंट। ओके, तो फ्लोर टेस्ट बेसिकली मेजॉरिटी को देखने के लिए आता है कि कितना ज़्यादा मेजॉरिटी अभी भी है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी भी है, ठीक है, प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये एक पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट था आर्टिकल, जो कि पेज नंबर 1 पे हमें देखने को मिला। ऑल्सो और भी बहुत सारे आर्टिकल महाराष्ट्र से रिलेटेड आते हुए हमें नज़र आए। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, पेज नंबर 1 पे, गवर्नमेंट हाइक्स जीएसटी फॉर हाउस होल्ड आइटम्स। देखो हुआ क्या है, फ्रॉम जुलाई 18 टैक्स जो हैं, जो टैक्स रेट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अनब्रांडेड फूड आइटम्स, कर्ड, बटर मिल्क या छाछ जिसे कहते हैं, ठीक है, टू लो कॉस्ट होटल, चेक्स एंड मैप, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये सब चीज़ों के बेसिस पर हमें मेजर जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिली है। बहुत सारी जगहों पर जो टैक्स रेट्स हैं वो टैक्स जो रेट्स हैं वो कम भी हुए हैं, जैसे कि रोपवेज हो गया, ट्रक रेंटल्स हो गया, जहाँ पर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है वहाँ पर हमें ज़्यादातर देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर ये चीज़ हुई है। अब देखो ये जो है ना, ये टेबल, इसके अंदर मेन बताया गया कि क्या क्या हुआ है। नाइफ, स्पून, फोक, लैडल्स हो गया, एलईडी लैम्प्स हो गए, वाटर पम्प्स हो गए, ठीक है, वाटर पम्प, ट्यूबवेल टर्बाइन, ठीक है, सब मर्सिबल पम्प्स, ठीक है, ये सब क्या है, देखो इनके ऊपर जो टैक्स रेट है वो बढ़ गया है। अब ये सब पे टैक्स रेट बढ़ेगा तो सीधा हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो पॉकेट है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक झटका देखने को मिलेगा। एंड फार्मर्स को नुकसान होगा, उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अगर उन्हें पंप्स को खरीदना है, ट्यूबवेल टर्बाइन को खरीदना है, ठीक है, या उन्हें कोई भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ को खरीदना है। सोलर वाटर हीटर सिस्टम, ठीक है, इन पे भी टैक्स रेट बढ़ा है। डेयरी जो हो गई उस पे ऊपर बढ़ा है। एंड रोड, रेलवे, मेट्रो, मॉन्यूमेंट, कैनाल, डैम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, ठीक है, इनसे रिलेटेड भी बढ़ा है। वेरएज ये जो हैं, ठीक है, ऑस्टोमी अप्लायंसेज हो गए, ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेज हो गए, ठीक है, जो कि मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, इनके पास हमें देखने को मिला है कि जो टैक्स रेट है वो कम हुए, ठीक है। तो मेडिकल जो सेक्टर है उसकी तरफ हमें एक अच्छा एक देखने को मिला है सीन। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो कि पेज नंबर 2 पर है। 12,000 बसेज ऑन सिटी रोड्स बाय 2024, ये कहा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने। अब हुआ क्या है, दिल्ली में जो बस फ्लीट है उसके अंदर हमें 1950 न्यू बसेस देखने को मिलेगी, जिनमें से 1500 इलेक्ट्रिक होंगी एंड 450 सीएनजी बेस्ड होंगी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो दिल्ली के जो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा सॉल्व हो पाएगी। लोगों का कंफर्ट ध्यान में रखकर ये जो चीज़ है ये आई है। एंड ऑल्सो ज़्यादा एयर कंडीशनर जो बसेज़ हैं उनको ख़रीदने की बात करी गई है। एंड इसमें वो क्या कर रहे हैं, वो मॉडर्नाइज्ड वे में लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर एज दिल्ली के जो बीजेपी चीफ हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने ये बोला है कि ये सब जो डेवलपमेंट है ये हमें फेम 2
जो स्कीम है उससे रिलेटेड देखने को मिल रही है, ये सारा क्रेडिट ले जा रहे हैं। तो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फेम 2 है, ठीक है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल स्कीम, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मेन एम इसका है क्या, तो इसको हम अभी देख लेंगे। अब दिल्ली जो कैबिनेट है उन्होंने ऑल्सो अप्रूव करा है स्मार्ट अर्बन फार्मिंग इनिशिएटिव को, अंडर विच गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, ट्रेन करेगी सिटीजन को कि वो फ्रूट्स वेजिटेबल इन सब को ग्रो कर सके एंड मार्केट की डिमांड को ईजिली समझ सकें, एंटरप्रेन्योरल जो वेंचर्स होते हैं उनको फॉर्म कर सके अर्बन सेटिंग के अंदर। अब इससे क्या होगा, जो अर्बन फार्मर्स हैं, ठीक है, उन पे हमें डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि बेनिफिट उनको मिल रहा है। अब देखिए जो फेम इंडिया की जो स्कीम है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। मेन जो इसका थ्रस्ट है ये क्या है कि ये एनकरेज करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बाय प्रोवाइडिंग दी सब्सिडीज़, ठीक है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो यूजेज है उसको बढ़ाने की बात करता है। फेम इंडिया स्कीम इज एम्ड एट इंसेंटिवाइजिंग ऑल व्हीकल सेगमेंट्स। अब इससे क्या होगा, इट विल एनकरेज फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स बाय वे ऑफ ऑफरिंग अपफ्रंट इंसेंटिव्स ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर इंसेंटिव मिल रहे हैं, अगर फ़ायदा मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, तो क्यों इंसान नहीं खरीदेगा उनको, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमें फेम इंडिया के थ्रू आता हुआ नज़र आता है। फिर नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं ये, कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लेकर आएंगे इन प्रैक्टिस तो हमें चार्जिंग फैसिलिटी भी उसी टाइप की चाहिए। अगर सपोज़ करो चार्जिंग फैसिलिटी उस टाइप की नहीं है तो आपकी तो जो व्हीकल है वो कहीं भी रुक जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की भी बात करी जाती है इसमें। टू एड्रेस द इशू ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी, ये कहीं ना कहीं आया है कि हम जो मेजर फ्यूल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड ना रहे, जैसे कि पेट्रोल हो गया, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करें जो कि ज़्यादा हमें सस्टेनेबल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेजर एक आर्टिकल था जो कि पेज नंबर 2 के अंदर था। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, पेज नंबर 4 के अंदर ये हमें देखने को मिला, डू नॉट गिव ग्रीन नॉट फॉर मेघदातु प्रोजेक्ट। अब चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन जो हैं तमिलनाडु के, उन्होंने फिर से सेंटर को बोला है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आप नहीं दो कर्नाटका के मेघदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट को, जो कि कावेरी नदी के ऊपर हमें आता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि इससे क्या कर्नाटका कर रहा है, वो सारा पानी खुद ही लेकर जा रहा है। एंड माना कि वो चाहते हैं कि बेंगलुरु के पास ज़्यादा ड्रिंकिंग फैसिलिटी हो, बट तमिलनाडु के पास भी जो पानी है उसको शेयर होना चाहिए। द चीफ मिनिस्टर सेड द प्रोजेक्ट वुड प्रिवेंट तमिलनाडु फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इट्स राइट ओवर कावेरी वाटर। हमारा जो राइट है कावेरी वाटर पे वो कम हो जाएगा एंड रिड्यूस हो जाएगा क्वांटम ऑफ वाटर जो कि हमारी स्टेट तक आता है। एंड कहीं ना कहीं हमारे जो फार्मर्स हैं हम उनको धोखा देंगे, उनको डिसीव कर देंगे अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पानी का जो अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए। एंड हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मानते हैं कि हम कोऑपरेशन के साथ चलेंगे। माना कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, माना कि हमारे पास इतनी सारी स्टेट्स हैं जिनका अपना सबका अलग एक थॉट प्रोसेस है, अलग एक डिमांड है, पर एक साथ मिलकर हमको चलना है, ना कि हम सिर्फ अपना अपना फ़ायदा सोचें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने बोला है। मेघदातु प्रोजेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये? यहाँ आपको कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे आपको रीजन में बीच में आपको ये देखने को मिल जाता है। प्रोजेक्ट का मेन एम ये है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बेंगलुरु जो सिटी है वहाँ तक प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, मेन जो एरिया है वहाँ तक प्रोवाइड कर सकें एंड जनरेट कर सके 400 मेगावाट ऑफ पावर। हमें पता है अगर हम जब बेंगलोर की बात करते हैं तो बेंगलोर के अंदर मेजर हब हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं वो भी वहीं पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पर कंपनीज जा रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, तो वहाँ पर ड्रिंकिंग फैसिलिटी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। तो मेघदातु ये जो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि हम बेंगलोर या कर्नाटका की जो डिमांड्स हैं उसको पूरी कर सकें। बात करते हैं एडिटोरियल की। एडिटोरियल के अंदर हमें एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड एक बड़ा सा आर्टिकल देखने को मिला है। ये बात कर रहा है 10th शेड्यूल की, ऑल्सो एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंड इस आर्टिकल का भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से डिराइव होता है। हमारे लिए आर्टिकल पढ़ना पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंसर्ट किया गया था 1985 के अंदर बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या करता है? ये कहता है
द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेटर मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन अ पटिशन बाय एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस। ये उन ग्राउंड्स को रखता है कि कैसे एक जो लेजिस्लेटर है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, क्या क्या ग्राउंड्स हैं, ठीक है। एंड इसका जो मेन अधिकार है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। द डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज रेफर्ड टू द चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द हाउस एंड उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ज़्यादा पावर होती है व्हेन वी टॉक अबाउट द 10th शेड्यूल और एंटी डिफेक्शन। ओके, अब ये जो है ये दोनों ही के लिए अप्लाई होता है, पार्लियामेंट के लिए भी एज वेल एज स्टेट असेंबलीज़ के लिए भी। जब हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एक मेंबर ऑफ द हाउस को डिस्क्वालीफाई माना जाएगा अगर पहला तो ये है कि वो वॉलंटरीली क्या करे, गिव अप कर दे अपनी मेंबरशिप को ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सेकेंड ये है कि वो वोट करे अगेंस्ट द लेजिस्लेचर कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, या जो विप होता है, ठीक है, उनके अगेंस्ट ये जाए। However, if the member has taken prior permission, पहले ही अगर बता दिया है, और is condoned by the party within 15 days from such voting or abstention and member shall be not disqualified। अगर पहले ही बता देते हैं तो अलग बात है, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। पर एकदम से अगर वो पूरे जो पार्टी है उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, विप के अगेंस्ट चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। थर्ड ये है अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन कर ले एक पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आ जाए तो ये ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। फोर्थ है अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करे पार्टी को 6 months आफ्टर ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, तो वो एक ग्राउंड माना जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन का। तो ये हमें 10th शेड्यूल से रिलेटेड पता होना चाहिए। पॉलिटी का एक मेजर पार्ट है ये एंड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल की, द इंडियन चैलेंज इन अफगानिस्तान। पेज नंबर 7 पर हमें ये देखने को मिलता है। इसके अंदर ये बोला है अफगानिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली एक मैसिव अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो गई। इंडिया ने इस टाइम पर एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हेल्प करने की कोशिश करी है अफगानिस्तान को। एंड ऑल्सो हमने कहीं ना कहीं स्ट्रेस किया हमारा जो हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है उसको हम मेंटेन रख रहे हैं, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान को जितना ही हम कर सकते हैं। अभी भी इंडिया के अंदर अगर हम देखें इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं अफगानिस्तान के अंदर, अराउंड 400 प्रोजेक्ट्स वहाँ पर हैं 34 प्रोविंसेस के अंदर। एंड जो तालिबान है अभी तक हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं हमारे जो डेवलपमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं रोक रहा है, ठीक है। तो हम भी कहीं ना कहीं कलेक्टिवली ये सोच रहे हैं कि हमारे जो रिलेशन हो वो अफगानिस्तान के साथ बेटर हो पाए। ओके, तो यहाँ पर ये ही इसी आर्टिकल के अंदर ये ही मेजर बात करी गई है। ये आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, ये रहा इंडिया, ठीक है, बीच में आपको दिख जाएगा पाकिस्तान। अब देखिए अगला आर्टिकल है अ डायरेक्ट अप्रोच टू दी कंजर्वेशन। ये वाला जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल है। ये बात करता है पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में। अब पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज या पेमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सर्विसेज क्या होता है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो सर्विसेज होती हैं PEC, ये एक तरीके से इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स को, लैंड ओनर्स को, इन एक्सचेंज फॉर मैनेजिंग देयर लैंड। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। किस टाइप की फैसिलिटी? इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस उस पर उन्हें क्या दिया जाता है, उनको इंसेंटिव दिया जाता है, उनको एक बेनिफिट दिया जाता है। अब इकोसिस्टम सर्विसेज का क्या है, इसका कोई स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन नहीं है, बट ब्रॉडली आप ये समझ सकते हैं कि नेचर के थ्रू जो हमें बेनिफिट मिलता है हाउस होल्ड को, कम्युनिटीज़ को, इकोनॉमिक्स को, ठीक है, उन सब सर्विसेज को हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। तो इस प्रॉपर आर्टिकल के थ्रू ये बताया गया है कि हमें ज़रूरत है कि पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज जो हैं उनको हम लेकर आ सकें, इन प्रैक्टिस उनको बढ़ा सकें। एंड इसके लिए टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, फ़ीस, लेवीज, ठीक है, ये सब हमें आती हुई नज़र आ सकती हैं। एंड ये कह रहे हैं कि प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस फॉर PEC को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, उसे बेटर बनाने की ज़रूरत है। इस आर्टिकल के अंदर इससे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, आपको पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज या पेमेंट फॉर इन्वायरमेंटल सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की, पेज नंबर 8 की। इसके अंदर हमें देखने को मिला हाउ टर्की मेड पीस विद स्वीडन एंड फिनलैंड जॉइनिंग नेटो। 28 जून यानी कि कल नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने अनाउंस किया है कि वो एक MOU साइन कर रहे हैं बिटवीन
द टर्की, फिनलैंड एंड स्वीडन। ठीक है, टर्की ने क्या किया है, सपोर्ट दिया है कि स्वीडन एंड फिनलैंड को क्या करो, नेटो का मेंबर बना दो। ठीक है, इसके अंदर हमें यहाँ पर मेजर एक डेवलपमेंट देखने को मिली है, क्योंकि टर्की, फिनलैंड एंड स्वीडन, ठीक है, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, बेसिकली टर्की अलग, फिनलैंड एंड स्वीडन अलग, हमें इनकी जो डिमांड्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग है, वो अलग देखने को मिलती है। बट यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हमें आता हुआ नज़र आया है। टर्की ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है उनकी मेंबरशिप को। अब मेजर हमें क्या देखने को मिल रहा था, दोनों के बीच में जो इशू थे वो रिलेटेड थे कुर्दिश इशू से रिलेटेड। ठीक है, फिनलैंड एंड स्वीडन का जो थॉट प्रोसेस था इस इशू से रिलेटेड, उससे कहीं ना कहीं जो टर्की थी वो खफा थी। ठीक है, अब देखो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से क्या हमें देखने को मिलेगा, जॉइंट कमिटमेंट बिटवीन टर्की, फिनलैंड, स्वीडन टू काउंटर टेररिज्म हमें आता हुआ नजर आएगा। एड्रेस करेंगे पेंडिंग एक्सट्रेडिशन ऑफ टेरर सस्पेक्ट को थ्रू बायलैटरल लीगल फ्रेमवर्क एंड इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड ऑल्सो देखेंगे कि कहाँ से रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टेरर से रिलेटेड हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, एंड अदर जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड डेवलपमेंट दोनों मिलके आगे लेकर आएंगे। ठीक है, तीनों मिलके आगे लेकर आएंगे, ये हमें इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक मेजर हमें एक डेवलपमेंट आती हुई नज़र आ रही है। बोथ कंट्रीज ऑल्सो प्रॉमिस टू स्टैंड अगेंस्ट डिसइन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर कोई डिसइन्फॉर्मेशन या कोई अलग से इंफॉर्मेशन आती है, कोई फेक इशू आता है, ठीक है, उसके खिलाफ ये जो कंट्रीज़ हैं ये खड़ी होंगी। एंड दे विल फुल्ली कमिट टू यूरोपियन यूनियंस CSDP, दैट इज़ कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी, एंड टर्कीज पार्टिसिपेशन इन दी पेस्को, दैट इज़ परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन प्रोजेक्ट ऑन मिलिट्री मोबिलिटी की यहाँ पर बात करी गई। फिनलैंड, स्वीडन की अगर हम बात करें एंड हम टर्की की बात करें, तो मेजर इशू ये था कि फिनलैंड, स्वीडन जैसी जो कंट्रीज़ हो गई वो ये कहती थी कि टर्की के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म है, सेपरेटिज़म हमें देखने को मिलता है, रूल एंड लॉ जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता, एंड वहाँ के जो मेन लीडर हैं उनको ये अथॉरिटेरियन बताती थी। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड है वो में चल रहा था, बैकग्राउंड सिनेरियो ये था। अभी क्या हो गया, अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गया है, अभी सिचुएशन बेटर होगी, अलायंस होगा, काउंटर टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो एक साथ ये करेंगे, तो इनका जो रिलेशनशिप है वो बेटर होगा। अब इससे क्या होगा, मेजर जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो अलायंस जो है वो स्ट्रेंथन होगा, फिर नेटो जो है वो गेन कर पाएगा स्ट्रेटेजिक ग्राउंड टू काउंटर रशिया। ठीक है, रशिया के अगेंस्ट हमें देखने को मिलेगा कि जो कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं आएंगी, एंड हमें सिक्योर्ड यूरो अटलांटिक एरिया देखने को मिलेगा। अब देखो रशिया से रिलेटेड क्या हो गया है ना, रशिया ने जो यूक्रेन के अंदर जो सिचुएशन कर दी है उसकी वजह से जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अपना जो अलायंस है उसको फैला रही हैं, क्योंकि उनको क्या है कि उनको अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी है, ऑल्सो अपना कॉपरेशन भी बढ़ाना है, जिससे आगे ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट उनके लिए नहीं आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में ये पर्टिकुलरली आर्टिकल था। इसके अलावा हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, पेज नंबर 10 पर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस टॉक्स इन देहरादून। आर्मी ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने हेल्ड किया 9th आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक इन देहरादून। इसके अंदर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में बात हुई, ट्रेनिंग कॉपरेशन के बारे में बात हुई, रोड मैप बनाने की बात हुई कि हम अपने डिफेंस कॉपरेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, तो ये एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। यहाँ पर एक बायलैटरल एक्सरसाइज के बारे में बताया गया, दैट इज़ अस्त्र हिंद। तो आपको याद रखना है, जो अस्त्र हिंद है ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अस्त्र ऑस्ट्रेलिया से आया है एंड हिंद कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से आया है। ओके, तो ये एक आर्टिकल था पेज नंबर 10 के अंदर। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, पेज नंबर 11 पर, वाइस प्रेसिडेंशियल पोल ऑन अगस्त 6। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को अनाउंस किया है कि इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमें आता हुआ नजर आएगा, अगस्त 6 में ये होने वाला है। M.Y.K. नायडू टर्म वॉज कमिंग टू एंड ऑन अगस्त 10। ठीक है, इसलिए हमें ये आता हुआ नजर आ रहा है, पहले ये हो रहा है। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस हो जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है एंड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ
इलेक्टोरल कोलाज, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग डायरेक्टली इनको वोट करें, इलेक्टोरल कोलाज के थ्रू इनका जो इलेक्शन होता है वो देखने को मिलता है। एंड इस इलेक्टोरल कोलाज के अंदर कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर मेंबर्स आते हैं लोकसभा के एंड राज्यसभा के, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो। एंड ये होता है वाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, ठीक है। एंड सीक्रेट बैलेट के थ्रू इसका जो इलेक्शन होता है वो हमें देखने को मिलता है। इलेक्टोरल कोलाज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों को इंक्लूड करता है, पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो लोग हैं वो इसके अंदर नहीं होते, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए होते हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं होते। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कोलाज में आपको लोकसभा के एंड राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी जो डिस्प्यूट है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड हमें आता हुआ नज़र आता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो से है उसको फाइनल माना जाएगा। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हमने देख लिया। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि एम वेंकैया नायडू जी का जो टर्म है वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमें फिर से जो है वो इलेक्शन को लेकर आना होगा। अब देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है उसको एक्वायर करना है। पहले तो ये कि वो इंसान सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके बाद मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, फिर ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन जो है, ठीक है, वो उसको पूरा करना चाहिए। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूनियन गवर्नमेंट के अंदर हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो या लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड हो या कोई सी भी पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड हो। फिर जो नॉमिनेशन होता है for the election of vice president, a candidate must be subscribed by at least 20 electors, ठीक है, from the member of parliament as proposers and 20 as electors या seconders, ठीक है। तो 20 जो है वो हमें देखने को मिलता है, whereas अगर हम president की बात करें तो वहाँ पर नंबर डिफरेंट है। ओथ एंड एफर्मेशन की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ओथ लेते हैं एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या एनी पर्सन अपॉइंटेड ऑन हिज बिहाफ जो है वो एडमिनिस्टर करवाते हैं इनको ओथ, ठीक है। तो ये मेजर है जो कि आपको पता होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो 5 साल के लिए ये जो अपना टर्म है ये इसको एक्सरसाइज करते हैं एंड ही कैन रिज़ाइन एनी टाइम, बस एक लेटर लिख के लेटर ऑफ रेजिग्नेशन जो होता है लिख के टू द प्रेसिडेंट ये जो है वो रिज़ाइन कर सकते हैं। यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, पेज नंबर 12 पर ये है स्पीडिंग मेजर कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। लैंसेट जो है वो एक रिपोर्ट को लेकर आई है जिसमें बताया कि स्पीडिंग की वजह से जो व्हीकल्स होते हैं उनकी ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम आती हुई नज़र आती है एंड लोग जो हैं वो ज़्यादा अपनी जो सिक्योरिटी है उसको खतरे में ला देते हैं एंड बहुत सारी डेथ्स हमें देखने को मिलती हैं, इसलिए रोड सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहती है ये पर्टिकुलर जो ये स्टडी लेकर आए हैं कि इंटरवेंशंस की ज़रूरत है स्पीडिंग से रिलेटेड या ड्रंक ड्राइविंग जो होती है, ठीक है, वो भी एक बहुत मेजर कॉज है। नॉन यूज़ ऑफ क्रैश हेलमेट्स, ठीक है, हेलमेट्स का लोग यूज़ नहीं करते, सीट बेल्ट्स का लोग यूज़ नहीं करते, इन सब चीज़ों की वजह से जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हो रही है। एंड अगर ये चीज़ बेटर हो जाती है तो बहुत सारी जो इंजरीज़ हैं, बहुत सारी जो डेथ्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। ये जो पर्टिकुलर स्टडी है ये बोलती है कि एनकरेज करने की ज़रूरत है कि लोग सीट बेल्ट को यूज़ करें, हेलमेट को यूज़ करें। अल्कोहल कंजम्पशन अगर हो रहा है, अगर लोग अल्कोहल में इंडल्ज हो रहे हैं तो वो उसके बाद ड्राइव ना करें, ठीक है। ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ नॉट गुड, ठीक है, ये स्टडी बात कर रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि सीट बेल्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, ये तो हमने बात कर ही ली है। एंड इससे क्या होगा, डायरेक्टली हमें और भी स्टेट्स में देखने को मिलता है कि अगर सीट बेल्ट के लिए हम ये कर दें कि हाँ आपको सीट बेल्ट पहनना ही पहनना है, हेलमेट पहनना ही पहनना है, तो क्या होगा, जो डेथ्स हैं वो बच जाएंगी एंड लोगों की जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अब ये बोला गया कि गिवन द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ रोड सेफ्टी, इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है। अब देखो इसमें ये बोला है कि कोविड-19 पैंडमिक के बाद जो सिचुएशन है वो थोड़ी बिगड़ गई है एंड जो ग्लोबल रोड सेफ्टी के जो मेजर्स हैं, जो एक्शंस हैं, उनको हमें लाने की ज़रूरत है। माना कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं बट उन्हें इन रियलिटी हमें लाने की ज़रूरत है, तभी जो है वो लोगों की जान बच पाएगी एंड सिचुएशन बेटर हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात करी जा रही है। द सेकेंड डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021-2030 सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ प्रिवेंटिंग एटलीस्ट 50% ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ्स
एंड इंजरीज बाय 2030, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो अगर हम अच्छे अच्छे ऐसे स्टेप्स लेंगे कि लोगों को हम और भी ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उनको कैसे अपना ख्याल रखना है, तो हम कहीं ना कहीं ये जो अपना टारगेट है 2030 से भी पहले अचीव कर लेंगे। बात करते हैं पेज नंबर 12 की। यहाँ पर हमें आर्टिकल देखने को मिलता है कि 63,000 फार्म co-ops टू बी डिजिटलाइज्ड। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने वेडनेसडे को अप्रूव किया है प्रपोजल कि डिजिटलाइजेशन होगा 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ का, यानी कि पैक्स का। अब देखो पैक्स क्या होते हैं, दे आर स्मॉलेस्ट यूनिट इन कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है, कोऑपरेटिव्स हमें एक तरीके के देखने को मिलते हैं। एंड इनका कंप्यूटराइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं बून होगा, सीधा फार्मर्स जो हैं उनको इफ़ेक्ट करेगा। इसके लिए जो सरकार है वो पैसे को अलॉट कर रही है, 2,516 करोड़ रुपीज़ जो है वो एलोकेट करे गए हैं, विच विल बेनिफिट अराउंड 13,000 स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ईच पैक, ठीक है। हर ये जो होगा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, उनको कहीं ना कहीं 4 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे वो अपनी कैपेसिटी को रेस कर सकें, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ठीक कर सकें, डिजिटलाइज्ड हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर यही बात करी जा रही है। एंड इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पैक्स की रिलायबिलिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, फार्मर्स को फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर मेजरली यही बात करी गई है। अगला आर्टिकल इसी के साइड में ही आपको मिल जाएगा कि के वेणुगोपाल जी जो हैं, ही विल रिमेन अटॉर्नी जनरल फॉर 3 more months। अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पर के वेणुगोपाल जी जो हैं, ठीक है, उनका क्या हो गया है, फिर से रीअपॉइंटमेंट हो गया है, पर वो 3 महीने के लिए एक्सटेंड हुआ है खाली। तो जुलाई 1 2022 से हमें आगे इनका जो कार्यकाल है वो देखने को मिलेगा। सेल्फ अवेयरनेस के रूप में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, पेज नंबर 13 पर। इन अ फर्स्ट, नेटो लेज आउट चैलेंजेस फ्रॉम चाइना, ठीक है। नेटो ने वेडनेसडे को बहुत सारी बातें बताई हैं एंड उसके अंदर हमें देखने को मिला है कि इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि चाइना एंड बीजिंग, यानी चाइना एंड रशिया का जो क्लोज टाई है, उसकी वजह से जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। नेटो ने अक्यूज़ किया है चाइना को कि वो टारगेट करता है नेटो के मेंबर्स को, मेलिशियस हाइब्रिड एंड साइबर ऑपरेशंस को वो लेकर आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के ऊपर खतरा हो रहा है लोगों का। एंड रशिया ने जो यूक्रेन के साथ किया है वो गलत नहीं है, रेपिटेटिवली नेटो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, एंड यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है नेटो कंट्री सारी यूक्रेन को एक हेल्पिंग हैंड दे रही हैं, ये बार बार जो है वो सर्टेन करा जा रहा है, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर यही था। अब देखो इसी से रिलेटेड आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है या चाइना है, वो बॉर्डर करता है 14 कंट्रीज से, अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड वियतनाम। वेरएज जो मैरीटाइम अगर हम बॉर्डर की बात करें तो जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस एंड ताइवान से वो जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ऐसे जो मैप टाइप ऑफ जो सिचुएशन होती है इनको आप याद रखिए, ठीक है। मैप काइंड ऑफ जो नॉलेज होती है इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी हो जाती है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। ये जो हैं ये 3 आर्टिकल छोटे छोटे हमें पेज नंबर 14 पे देखने को मिलते हैं। जीएसटी हाइक फॉर पम्पसेट विल अफेक्ट फार्म सेक्टर। देखो हमने अभी जो आर्टिकल पढ़ा था पीछे, उसके अंदर ये था कि जीएसटी के जो रेट्स हैं वो बहुत सारे बढ़ गए हैं। हमने देखा कि पम्प सेट्स के लिए, ठीक है, मेजरली हमें देखने को मिला है कि जो टैक्सेस हैं वो 12% से 18% हो गया। अब 12% से 18% एकदम से हो जाएगा तो फार्मर्स को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा अगर उनको ऐसा कुछ कैपिटल को ख़रीदना है, ठीक है। फार्मर्स के लिए तो देखो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती हैं, एंड पम्प्स को ख़रीदना, पम्प सेट को ख़रीदना एकदम से 40,000 रुपये जेब से चले जाते हैं, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उन्हें एडिशनली 2,400 रुपीज़ और देने पड़ेंगे अगर हम जीएसटी को इसके अंदर इंक्लूड कर दें। तो सीधा सीधा हमें फार्मर्स के ऊपर एक टेंशन देखने को मिल रही है, एंड फार्मर्स कहीं ना कहीं इससे परेशान हो गए। उनको लग रहा है कि कोई भी मदद उनको इस पर्टिकुलर न्यू जो चीज़ हमें देखने को मिली है, डेवलपमेंट देखने को मिली है, इसके थ्रू नहीं मिली है। अगला आर्टिकल है जॉब कॉन्फिडेंस इन चाइना लोएस्ट सिंस 2009। इसके अंदर भी यही बताया गया है कि चाइना के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ऑल्सो लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ऑलमोस्ट 46% ऑफ चाइनीज़ हाउस होल्ड थिंक
द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रिमेन्स ग्रिम इन द सेकेंड क्वार्टर, ठीक है, कि वो कम ही रही है, वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। कल ही हमने इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल को पढ़ा था जिसके अंदर ये था कि चाइना की जो स्थिति है वो थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, बट अभी भी वो स्टेबल नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एक और आर्टिकल यहाँ पर है, इंडिया टू हैव 122 यूनिकॉर्न्स इन 2 to 4 ईयर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 122 न्यू यूनिकॉर्न जो है वो हमें नेक्स्ट 2 to 4 ईयर्स में आते हुए नज़र आएंगे। एंड हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर जो यूनिकॉर्न का सेक्टर है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्टर है, बिजनेस जो सेक्टर है, वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया कि बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु के अंदर हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर अलोन हमें देखने को मिलेगा कि 46 न्यू जो यूनिकॉर्न है वो इसी के अंदर फॉर्म होंगे। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें बोली गई हैं। ऑल्सो दिल्ली एनसीआर में हमें देखने को मिल रहा है कि 25 न्यू यूनिकॉर्न आ सकते हैं, मुंबई में, चेन्नई में, पुणे में, ठीक है, हर जगह हमें देखने को मिल रहा है कि ये आ रहे हैं। अब देखिए, यही था एक सेल्फ अवेयरनेस के रूप में आपको पता होना चाहिए कि क्या देखने को मिल रहा है हमारे देश के अंदर। ये जो यूनिकॉर्न कल्चर है, ठीक है, बिज़नेस को स्टैब्लिश करने का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एडटेक यूनिवर्सिटी, एडटेक की अगर हम बात करें सेक्टर की, तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो यूनिकॉर्न हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में यही इंपॉर्टेंट सारी जो आर्टिकल्स थे वो देखने को मिले। इससे बाहर न्यूज़पेपर में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो अगर आप इन आर्टिकल्स को देख रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपने पूरे न्यूज़पेपर को होलिस्टिकली कवर कर लिया है, प्रॉपर वे में कवर कर लिया है। ऐसे ही आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। चलिए, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।